क्लास 11th सब्जेक्ट बिजनेस स्टडी। इसमें भारत में वाणिज्य का इतिहास पढ़ाया जा रहा था, जिसमें डेवलपमेंट ऑफ कॉमर्स इन इंडिया, भारत में वाणिज्य का विकास। आज जो हम वाणिज्य और व्यवसाय का जो स्वरूप देख रहे हैं, ऐसा प्रारंभ से नहीं था। इस कंडीशन में पहुंचने तक काफ़ी समय लगा और कई स्टेज से होकर गुजरना पड़ा। वाणिज्य के विकास में या व्यावसायिक क्रियाओं के विकास में कई चरण हैं। उसमें पहला है बार्टर सिस्टम स्टेज, वस्तु विनिमय पद्धति चरण। पहले भी इसी चैप्टर में मैंने बताया था कि पहले वस्तु विनिमय हुआ करता था। वस्तु विनिमय में प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अलग अलग वस्तुओं का उत्पादन किया जाता था और अपने आवश्यकता के बराबर की वस्तु को रख करके जो अधिक वस्तु उत्पादन करता था, उस वस्तु के बदले दूसरे से दूसरी आवश्यकता की वस्तु वो लेता था। तो जो वस्तु अधिक उत्पादन हुई है उसको दे करके और दूसरी आवश्यक वस्तु को वो लेता था, यानी वस्तु के बदले में वस्तु का लिया जाना। इसे ही वस्तु विनिमय कहते हैं। तो पहले कठिनाई थी कि जो वस्तु हमारे पास अधिक है वह वस्तु किसी दूसरे के लिए आवश्यकता है, और फिर वहाँ संयोग ऐसा होना चाहिए कि जो हमें आवश्यकता है वो उसके पास हो और जो हमारे पास अधिक है वह उसके लिए आवश्यकता हो। तब यह संयोग होने पर ही वस्तु विनिमय हो पाता था। धीरे धीरे मनुष्य की आवश्यकताएं कई हो गई और बढ़ने लगी। एक मनुष्य अपनी सभी आवश्यक वस्तुओं को उत्पादन करने में असमर्थ था। तो इस तरह से एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु को प्राप्त करना, फिर एक स्थान तक जाना, अपनी आवश्यकता से अधिक वस्तु को ले करके और जहाँ हमारी आवश्यकता की वस्तु है उसके पास जाना और उसको अपनी वस्तु को देकर दूसरे उस वस्तु को, अपनी आवश्यक वस्तु को दूसरे से प्राप्त करना, इसी क्रिया को जो है हम वस्तु विनिमय पद्धति कहते थे। दूसरा चरण है विलेज इकोनॉमी स्टेज, गांव अर्थव्यवस्था चरण। इस स्टेज में लोग कई जातियों में धीरे धीरे बंट गए और एक जाति के सभी लोग
एक स्थान पर इकट्ठा होकर खेती करते और अपनी आवश्यकता की सभी वस्तुओं का उत्पादन करते। व्यक्तियों और स्त्रियों, पुरुषों और स्त्रियों में कामों का विभाजन हुआ। इसके बाद संपत्तियों पर निजी स्वामित्व का प्रचलन शुरू हुआ, प्राइवेट ओनरशिप, निजी स्वामित्व का प्रचलन शुरू हुआ। परिणाम स्वरूप जातियां परिवारों में बंट गई। कुछ परिवार कृषि के काम में लग गए और कुछ व्यवसाय करने लगे। व्यवसाय में जो लोग लगे वो मध्यस्थ का काम भी करते थे। उनका काम था विभिन्न परिवारों से उनके आवश्यकता से अधिक वस्तु को खरीदना, क्रय करना, बदले में उनकी आवश्यकता की वस्तु उन्हें देना। इस तरह से क्रय विक्रय गांव स्तर पर प्रारंभ हो गया। तो दूसरे स्टेज में क्रय विक्रय शब्द की उत्पत्ति हुई और क्रय विक्रय का कार्य जो है गांव स्तर पर होने लगा। थर्ड स्टेज मनी इन्वेंशन स्टेज, मुद्रा खोज चरण। अब अपनी आवश्यकता के अनुसार वस्तुएं हमें चाहिए और जिससे लेना है उसको उसकी आवश्यकता के अनुसार वस्तुएं चाहिए। मात्रा भी उसकी आवश्यकता के अनुसार उसे चाहिए। तब यहाँ पर प्रमाप के अभाव में समस्या उत्पन्न होने लगी और इन समस्याओं के समाधान के लिए सर्वमान्य माध्यम की खोज किया जाने लगा और तब मुद्रा शब्द का उत्पत्ति हुई। मुद्रा शब्द उत्पत्ति हुई। मुद्रा खोज में सर्वप्रथम फूड ग्रेन्स, अनाज को विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार किया गया। इसके बाद सोने, चांदी और अन्य धातुओं के सिक्कों का प्रचलन हुआ। एक वस्तु के इतनी मात्रा के बदले में दूसरी वस्तु का इतना मात्रा चाहिए होगा, जो है ये मूल्यांकन एक हुआ। जो वहाँ भी समस्या हुई तो सोने और चांदी के मुद्रा बनाए गए। चौथे चरण में टाउन इकोनॉमी स्टेज, शहरी अर्थव्यवस्था चरण। इसमें ये हुआ कि गांव से दूर एक स्थान पर सभी व्यवसायी जाकर के व्यवसाय करने लगे और जिस स्थान पर सभी व्यवसायी इकट्ठा होकर के व्यवसाय करने लगे उसका नाम शहर रखा गया। प्रिंसिपल्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, व्यवसाय विशिष्टीकरण के सिद्धांत के आधार पर यह कार्य होने लगा। अर्थात
व्यक्तियों को यह पता चल गया कि हमारे वस्तु का मूल्य कितना है और दूसरी वस्तु जो हमें क्रय करनी है उसका मूल्य कितना देना है। अब इसके साथ ही एक कार्य को किसी एक व्यक्ति से ही करा करके उस कार्य करने वाला विशेष व्यक्ति विशेषज्ञ बन गया। यानी कि एक ही कार्य को बार बार करने से वह विशेषज्ञ बन जाता। धीरे धीरे यातायात के साधनों का विकास होने लगा। इससे व्यवसाय का पैमाना बढ़ा और इसी समय व्यवसाय में प्रतियोगिता प्रारंभ हुई, प्रतिस्पर्धा प्रतियोगिता प्रारंभ हुई। अगला चरण है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टेज, औद्योगिकरण क्रांति चरण। औद्योगिक क्रांति ने मानव जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। इंजीनियरिंग के विकास से उद्योगों के लिए पावर से चलने वाली मशीनों का निर्माण हुआ। मशीनों के निर्माण के कारण अनेक उद्योग स्थापित हुए, जैसे कपड़ा उद्योग, केमिकल उद्योग, चीनी उद्योग। रेल व सड़क यातायात के विकास ने औद्योगिक विकास के महत्व को और जो है बढ़ा दिया। भारत में व्यावसायिक विकास की गति में स्वतंत्रता के बाद तेजी आई। अगला चरण कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट स्टेज, संदेश वाहन एवं यातायात विकास चरण। संदेश वाहन के साधन जैसे टेलीफोन, फैक्स, टेलक्स, इंटरनेट, मोबाइल फोन, ई कॉमर्स, एम कॉमर्स आदि के विकास से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में वृद्धि हुई। ये तो संदेश वाहन के साधन हुए। यातायात के साधन रेल यातायात, सड़क यातायात, समुद्री यातायात, वायु यातायात। इन सभी की खोज हुई और इससे व्यवसायिक विकास को बहुत मदद मिला। आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी के युग में भारत में व्यवसाय अपने चरम सीमा पर है। भारत में अनेक ऐसी वस्तुओं का उत्पादन होने लगा जो पहले आयात की जाती थी। आज तो भारत के निर्यात में भी लगातार वृद्धि हो रही है। ये डेवलपमेंट ऑफ कॉमर्स इन इंडिया, भारत में वाणिज्य का विकास के स्टेज थे, चरण थे। चरणबद्ध विकास कैसे हुआ, आज भी विकास हो रहा है। भारत में वाणिज्य के विकास में बैंकिंग पद्धति का भी काफ़ी सहयोग रहा। भारत में बैंकिंग का इतिहास बहुत पुराना है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में बैंकिंग का उल्लेख मिलता है। पहले देश का एक विशिष्ट वर्ग ही बैंकिंग का कार्य करता था।
इस वर्ग को देसी बैंकर कहा जाता था। इंडिगेनर बैंकर्स इन इंडिया, भारत में देसी बैंकर्स, भारत में बहुत पहले से ही देसी बैंकरों का विशेष स्थान था। भारतीय बैंकिंग जांच समिति 1931 के अनुसार देसी बैंकर वह व्यक्ति या निजी फर्म है जो जमा को स्वीकार करने, हुंडियों में व्यवसाय करने अथवा ऋण देने का कार्य करे। इंडिजीनियस बैंकर is defined as any individual or private firm receiving deposits and dealing in hundis or lending money. Indian Central Banking Inquiry Committee. देसी बैंकर का प्रश्न जहाँ तक है, देश में कोई ऐसा कानून नहीं है जिसके अंतर्गत देसी बैंकर अपने आप का रजिस्ट्रेशन करा सकें। देसी बैंकर का कार्य कुछ ही जातियों तक सीमित है। गुजरात प्रांत में इसे सराफ, उत्तर प्रदेश में इसे साहूकार, दक्षिण में तिरुअतली जिला के काली दैफुरिची ब्राह्मण आदि कहा जाता है। इतने नामों से इन्हें देसी बैंकर को पुकारते हैं। अब देसी बैंकर के कार्य क्या है? देसी बैंक के दो कार्य हैं, बैंकिंग कार्य, गैर बैंकिंग कार्य। बैंकिंग कार्य में 3 कार्य हैं इसके। ऋण देना, बैंकिंग कार्य में पहला कार्य है ऋण देना। तो देसी बैंकर का मुख्य कार्य दूसरों को ऋण देना है। और ये ऋण दूसरों को देने के लिए देते थे तो कुछ आधार लेते थे, उसी आधार के आधार पर उनको ऋण देते थे। वो आधार क्या है? प्रतिज्ञा पत्र, दस्तावेज, साधारण रसीद, हाथ उधार, निजी जमानत तथा गिरवी के आधार पर दिए जाते हैं। गिरवी में जमीन रख दिया जाना, सोने चांदी गहने रखा जाना। देसी बैंकर की ब्याज की दर विभिन्न स्थानों और व्यक्तियों के लिए अलग अलग होती है और ऋण पर ब्याज की दर जमानत की प्रकृति पर भी निर्भर करती है। अगर अच्छी जमानत है, जैसे सोना चांदी जेवरात, इस पर ब्याज 18% तक हो जाता है। यदि जमानत अपर्याप्त और अच्छी नहीं है तो ब्याज की दर बढ़ करके 24% से 40% तक हो सकती है। देसी बैंकर प्रायः किसानों को कृषि कार्य के लिए, व्यापारियों को व्यापार के लिए, अल्पकालीन 1 महीने 2 महीने के लिए भी और दीर्घकालीन 1 साल के लिए भी ऋण देते हैं। किसानों को प्रत्यक्ष ऋण देते हैं
और महाजनों और व्यापारियों के माध्यम से भी अप्रत्यक्ष ऋण देते हैं। देसी बैंकरों ने कृषि कार्य के लिए किसानों को पूंजी प्रदान करने में महत्वपूर्ण कार्य किया है। लघु उद्योगों को ज़्यादा ऋण देते हैं। आजकल देखा जाए तो वित्तीय संस्थाओं की स्थापना के फलस्वरूप इनका महत्व कम होता जा रहा है, या एक चीज़ और कहा जाए, इनकी मनमानी के कारण भी इनसे ऋण न लेकर के जो सरकारी बैंक है, प्राइवेट बैंक है, उनसे ऋण लेने का कार्य आजकल जनता कर रही है। आधुनिक बैंक या सरकारी बैंक कह लीजिए, आधुनिक बैंक में प्राइवेट बैंक भी आते हैं। देसी बैंकों की ब्याज दर आधुनिक बैंक की अपेक्षा अधिक होती है। ये भी कारण है जिसके कारण आज जनता आधुनिक बैंकों से या सरकारी बैंकों से ऋण ले रही है। फिर भी देसी बैंकों का महत्व कम नहीं हुआ है। अभी देसी बैंकर व्यापार को वित्तीय सहायता हुंडियों खरीद कर तथा ग्राहकों की हुंडियों की कटौती करके करते हैं। तो ऋण देना देसी बैंकर का प्रथम कार्य। दूसरा, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट स्वीकार करना। देसी बैंकर लोगों की डिपॉजिट को स्वीकार करते हैं और उनका भुगतान एक निश्चित अवधि के बाद या उनके ज़रूरत के आधार पर, आवश्यकता के आधार पर या मांग करने पर करते हैं। डिपॉजिट किया गया धन जमा कराने वाले व्यक्तियों द्वारा स्वयं या उनके लिखित ऑर्डर द्वारा निकलवाया जा सकता है। आधुनिक बैंक चेक के माध्यम से भी पैसा निकालने की सुविधा देते हैं। देसी बैंक को उधार देने के लिए अपनी डिपॉजिट की गई पूंजी पर ज़्यादा निर्भर रहते हैं। इसके साथ ही साथ अपने रिश्तेदार, मित्र से उधार इत्यादि उनकी पूंजी के मुख्य साधन होते हैं। तीसरा का डीलिंग इन हुंडियों का व्यापार। अभी आधुनिक बैंक चेक के माध्यम से पैसा देते हैं, लोन भी देते हैं तो ड्राफ्ट के माध्यम से, चेक के माध्यम से। अब तो खाता खोल करके बैंक अगर लोन दे रहा है तो आपके खाता खोला, आप खाते में जितना लोन दिया पैसा जमा कर दिया। आप अपने कार्य के आधार पर धीरे धीरे वो लोन निकाल करके कार्य करते रहेंगे। तो चेक जैसा ही और ड्राफ्ट जैसा ही हुंडी का प्रकार था। हुंडी एक साख पत्र होता है। देसी बैंकर विभिन्न प्रकार के हुंडियों का क्रय विक्रय करते हैं और उसे भुनाने का कार्य करते हैं, यानी उसके बदले में पैसा देने का कार्य करते हैं। और ये हुंडियाँ प्रायः स्थानीय भाषा में लिखी जाती है। ये दो प्रकार की होती है, दर्शनी तथा मुद्दती।
हुंडी। दर्शनीय हुंडी यानी कि उसको दिखाने से ही उसका पेमेंट करना होता है, उसका भुगतान करना होता है। मुदती हुंडी यानी एक समय निश्चित होता है, कितने समय के बाद जो है आपको इसके बदले में पैसा देना है, इसके बदले में जितना पैसा लिखा उसका भुगतान करना है। तो ये तो था बैंकिंग फंक्शंस, देसी बैंकर का बैंकिंग फंक्शन, जिसमें 3 हुआ: लेंडिंग मनी, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, डीलिंग इन हुंडी। देसी बैंक का नॉन बैंकिंग फंक्शन भी है। देसी बैंकर बैंकिंग कार्यों के अतिरिक्त और भी कई व्यापारिक गैर बैंकिंग कार्य करते हैं और इसके द्वारा उनकी आय बढ़ती है, लेकिन इसमें जोखिम भी बढ़ जाती है। अब गैर बैंकिंग कार्य में स्पेकुलेटिव ट्रेड, सट्टा व्यवसाय, जैसे गुड़, गेहूँ, चावल, कई प्रकार के वस्तु होता है, कई प्रकार की प्रतिभूतियों में सट्टा लगाते हैं, सट्टा करते हैं। कमीशन एजेंट्स, कमीशन का कार्य करना, यानी कि आढ़ती का भी काम करते हैं। अब आढ़ती के बिक्री पर, जिस वस्तु का आढ़ती है उस वस्तु के बिक्री पर कमीशन मिलता है उनको। अदर बिजनेस भी है, अन्य व्यवसाय भी। आधुनिक बैंकों से प्रतिस्पर्धा का, प्रतियोगिता का हानि होने की संभावना से निपटने के लिए गैर बैंकिंग कार्यों जैसे व्यापार एवं दुकानदारी व्यवसायों को बढ़ाकर पूरी की है। आजकल देसी बैंकर जेवरात का व्यवसाय भी खोल लिया है। तो ये थे देसी बैंकर के कार्य में बैंकिंग कार्य। बैंकिंग कार्य एंड गैर बैंकिंग कार्य, बैंकिंग फंक्शन एंड नॉन बैंकिंग फंक्शन थे जो। आगे पढ़ेंगे देसी बैंकों के व्यवसाय का ढंग, मेथड्स ऑफ बिजनेस ऑफ इंडिजीनियस बैंकर्स।